Sugar-Free Green offers a safe alternative. Made from 100% natural stevia leaves, it provides a guilt-free way to sweeten your day. Thank you once again to Sugar-Free Green for sponsoring this podcast. Now let's begin the podcast. Namaste, Jai Hind. You're watching or listening to another edition of the ANI podcast with Smita Prakash. Don't forget to like and subscribe to the channel and share these conversations with people who you think will benefit from listening to them. Today, I'm very lucky to be speaking with the Defence Minister of India, Mr. Rajnath Singh. He's been Defence Minister in the second term of the Modi government and Home Minister in the first term. Today, during the conversation, not only does he talk about these two portfolios that he held during the Modi government, but he's also spoken about his years when he was jailed in the emergency, the 2 years that he spent in jail and a couple of months in solitary confinement. रक्षा मंत्री जी नमस्कार। ANI के पॉडकास्ट में आने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद स्मिता जी। तो जो रैलियां हैं वो जोर पकड़ रही है, कैंपेन जो है वो पूरे धमाके से स्टार्ट हो गया है। आप भी आज तमिलनाडु में थे, फिर अरुणाचल में थे। विपक्ष जो है वो कह रही है कि जिस तरह बीजेपी 400 पार का नारा दे रही है, अगर वो दोबारा सत्ता में आती है और 400 का नंबर लेके आती है तो संविधान को पूरी तरह बदल देंगे। आप क्या कहेंगे? पहले तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हम लोग जो भी टारगेट तय करते हैं ग्राउंड रियलिटीज़ के आधार पर ही टारगेट्स तय करते हैं अपने, जो ज़मीनी हकीकत रहती है। और ज़मीनी हकीकत को हम लोगों ने 2014 में भी अच्छी तरह समझा था और 2019 में भी अच्छी तरह समझने के बाद ही हमने अपने कुछ टारगेट निर्धारित किए थे। 2024 के चुनाव में भी यदि 400 पार का यदि हमने टारगेट निर्धारित किया है तो हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि 400 पार के टारगेट को हम प्राप्त करेंगे। नंबर एक। दूसरी बात जो आपने कही कि विपक्ष का ये आरोप है कि हम संविधान में परिवर्तन कर देंगे। क्या हम डिक्टेटर हैं? अरे डिक्टेटर होते तो कहीं इस प्रकार से कोई बोल सकता है? और कोई एक ऐसा वाकया 2014 से लेकर 2024 होने जा रहा है, कोई ये बतला दे जिससे उनका यह आरोप सिद्ध होता हो कि कोई अलोकतांत्रिक कदम अथवा कोई तानाशाह जिस प्रकार से कदम उठाया है हम लोगों ने कोई उठाया हो। हाँ, हम जो भी फैसले करते हैं, देश का स्टेचर हमको इंटरनेशनल कम्युनिटी में बढ़ाना था। उसके लिए जो भी कठोर से कठोर फैसले लेने पड़े, जोखिम भरे भी फैसले लेने पड़े, तो हमारे प्रधानमंत्री ने उसमें रंच मात्र भी संकोच नहीं किया। उनकी दृढ़ता, उनकी संकल्प शक्ति को ही यदि वो मानते हैं कि ऐसा व्यक्ति ही तानाशाह है तो सचमुच उनकी इस सोच पर हमको तरस आती है। तो संविधान नहीं बदलेंगे आप? अरे कहाँ प्रश्न ही खड़ा होता है। क्योंकि आप कह रहे हैं कि डिक्टेटरशिप, क्या हम डिक्टेटर हैं? वो तो कहते हैं कि अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है और कोई कहने को तैयार नहीं है, डर के मारे कोई कह नहीं रहा है, लेकिन अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है। क्या आप मानेंगे? क्योंकि ये लोग तो बोल ही रहे हैं, कहाँ डर है? वो तो कह ही रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री के बारे में कहते हैं तानाशाह हैं, अनडिक्लेयर्ड डिक्टेटरशिप है, ये भी बात उनके द्वारा कही जा रही है। आप अभी तमिलनाडु से आए हैं, वहाँ पर तो यही आप पर आरोप है आपकी पार्टी पर कि आप मेजॉरिटेरियनिज्म है, आप कास्ट बेस्ड हैं, आप सनातनी हैं, आप हिंदू हैं और इसकी वजह से और हिंदी हैं, हिंदी हिंदू इम्पोजिशन है। तो वहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टी है DMK आप पर यही आरोप करते हैं। आरोप बेबुनियाद निराधार आरोप है। क्या तमिलनाडु के विकास के लिए हमारे प्रधानमंत्री ने कदम नहीं उठाए? वहाँ काम नहीं किया? क्या उसकी चिंता नहीं करते हैं? अब मैं एक उदाहरण केवल आपको मैं देना चाहता हूँ, बात पूरी तरह से साफ हो जाएगी। जैसे इस देश में 2 राज्यों में डिफेंस कॉरिडोर की घोषणा करनी थी, तो नॉर्थ से उत्तर प्रदेश को लिया, बिगेस्ट स्टेट। तो यह फैसला हुआ कि नहीं, साउथ में भी लेना चाहिए, तो तमिलनाडु एक बड़ी स्टेट है, वहाँ पर भी डिफेंस कॉरिडोर हम लोगों ने बनाया। यदि हिंदी और नॉन हिंदी का भेदभाव करना होता तो हमारी सरकार ये फैसला करती है। स्कीम्स जो भी चलाई जा रही हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, सैकड़ों स्कीम्स हैं। उन स्कीम्स का ऐसा नहीं है केवल नॉर्थ के जो स्टेट्स हैं उन्हीं में उनका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, उन्हीं के लिए लागू किया जा रहा है, साउथ की स्टेट्स के लिए नहीं किया जा रहा है। क्या आधार है ये कहने का कि साउथ के साथ ये गवर्नमेंट
डिस्क्रिमिनेशन करती है। ये केवल आरोप के लिए आरोप लगाए जाते हैं। पर जैसे राहुल गांधी ने संसद में भी कहा था कि भारतीय जनता पार्टी तो दक्षिण में जा ही नहीं सकती है। आप बंगाल से लेके अब नीचे आइए, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा से आप आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला। मुझे लगता है कि देश के बारे में उनको सही जानकारी नहीं है। अरे हमारी कर्नाटक में गवर्नमेंट रही है, 2 बार गवर्नमेंट बना चुके हैं। कैसे कहते हैं कि साउथ में हम जा ही नहीं सकते? आंध्र प्रदेश था, वहां पर हमारी मिलीजुली सरकार थी टीडीपी के साथ। हाँ, तमिलनाडु में नहीं रही है, अब आगे बनेगी। आगे तमिलनाडु में बीजेपी की सरकार। आप काफी एम्बिशियस हैं तमिलनाडु के बारे में। एम्बिशियस नहीं है, ग्राउंड रियलिटीज के आधार पर मैं कह रहा हूँ। और आज ही मैं तमिलनाडु से लौटा हूँ जी। और जिस प्रकार का माहौल मुझे दिखाई दे रहा है, जिस प्रकार का परिवर्तन दिखाई दे रहा है, उसके लेकर मैं आश्वस्त हूँ। लेकिन डीएमके और राहुल गांधी कहते हैं कि बीजेपी को तो घुसने नहीं देंगे तमिलनाडु में। रिजल्ट आने दीजिए, पता चल जाएगा। और केरल में भी हम कुछ सीटों पर इस बार जीतेंगे। तमिलनाडु में लड़ाई 2024 के लिए या 2026 में वहां पर स्टेट विधानसभा के लिए? नहीं, लड़ाई हमारी 2024 नहीं है। 2024 में भी हम जीतने के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं। जनता का हमको समर्थन प्राप्त हो रहा है, हम आश्वस्त भी हैं और इस बार लोकसभा के चुनाव में जीतेंगे। 2026 में भी हमारी कोशिश यही होगी कि हम लोग गवर्नमेंट बनाएं। दक्षिण में आपके 2 बड़े डायनामिक लीडर्स उभर रहे हैं। एक अन्नामलाई जी हैं और दूसरी माधवी लता हैं जो ओवैसी साहब के खिलाफ हैं। दोनों काफ़ी अग्रेसिव पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। आप क्या कहेंगे उनके बारे में? एग्रेसिव पॉलिटिक्स नहीं है, बल्कि बहुत ही बैलेंस पॉलिटिक्स है। अच्छा। हाँ, और ऐसी ही पॉलिटिक्स होनी चाहिए। कैसी? उनकी जो बैलेंस पॉलिटिक्स ऐसी ही होनी चाहिए। काम करना चाहिए। यदि अपोजिशन में है तो जो पब्लिक रिलेटेड जो इश्यूज हैं उनको हाईलाइट करना चाहिए। उन इश्यूज को लेकर ऐसे कार्यक्रम करना चाहिए ताकि लोकल गवर्नमेंट के ऊपर हम प्रेशर बिल्डअप कर सकें कि वह जनता के इंटरेस्ट में फैसले लें। सनातन के बारे में काफ़ी डिबेट्स चल रही हैं जब से डीएमके ने कुछ बयान किया है, विवादास्पद बयान है। जब वो कहते हैं कि डेंगू और मलेरिया की तरह उन्होंने कहा सनातन के बारे में। आपका क्या विचार है इसके बारे में? सनातन यह नित्य नूतन चिर पुरातन है। सनातन डेंगू मलेरिया कैसे हो सकता है? सनातन सबके कल्याण की कल्पना करता है। यह तो कभी सनातन कभी समाप्त होने वाला है ही नहीं। उनके हिसाब से जब सनातन की बात चलती है तो जाति आ जाती है उसमें। कहाँ जाति आती है? जाति की राजनीति आ जाती है। सनातन धर्म आज से है, हजार वर्ष पहले से सनातन धर्म चला आ रहा है। जाति पंथ का सवाल कहाँ है इसमें? इसी सनातन धर्म में अनुसूचित वर्ग में जो पैदा हुआ है उसको भी हम ऋषि और महर्षि मानते हैं, उसके चरणों में शीश झुकाते हैं। जो आजकल का जो तरीका है अगड़ा पिछड़ा और यह सब तय करने का, तो उसके भी चरणों में शीश झुकाते हैं हम। सनातन कहाँ जाति के आधार पर भेदभाव कभी किया है? दक्षिण भारत में कई सारे जो पार्टीज़ हैं, चाहे लेफ्टिस्ट हो, कम्युनिस्ट हो, डीएमके हो, वो सब राम मंदिर के बारे में भी कहते हैं कि राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा हुआ था उसमें भी राष्ट्रपति जी को नहीं बुलाया था। इसमें भी जाति देखते हैं वो। नहीं, यदि जाति देखनी होती तो हमारी सरकार ने उनका नाम क्यों प्रपोज किया होता राष्ट्रपति महोदया का? इसके पहले भी हम लोगों ने अनुसूचित वर्ग से ही राष्ट्रपति बनाया था। सच में यह कहते हुए मुझे बहुत ही खराब लग रहा है, क्योंकि राष्ट्रपति जैसे संवैधानिक पद पर कोई बैठा हुआ हो और उसके बारे में हम जाति और पात के आधार पर बातचीत करें। जी, जाति पंथ और मजहब के आधार पर हम लोग फैसले नहीं करते। यह उन्हीं लोगों की सोच है, वही लोग करते हैं। देश हित में जो भी उचित लगता है वही फैसले करते हैं हम लोग। पर राजनाथ जी, जब चुनाव करीब आते हैं तो एवरीथिंग इज ऑन द टेबल कहते हैं ना कि उसमें कोई मर्यादा नहीं रहती, हर चीज को लांग के लोग बोल देते हैं। हम लोग मर्यादाओं का पालन करते हैं। मर्यादा विहीन राजनीति भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है।
और किसी भी सूरत में मर्यादाओं का हम अतिक्रमण नहीं करेंगे। यही आपकी पार्टी ने कहा था जब लालू जी ने कहा था और कि मैं बतला दूं आपको, हम राजनीति हम लोग करते हैं तो केवल सरकार बनाने के लिए राजनीति नहीं करते हैं। हम लोग राजनीति करते हैं तो देश बनाने के लिए राजनीति करते हैं, नेशन बिल्डिंग के लिए पॉलिटिक्स करते हैं। मर्यादा की जब बात करी तो मैं वो उस बयान पर भी बोलूँगी जब लालू जी ने कहा था कि प्रधानमंत्री जो हैं उनका कोई परिवार नहीं है, इसलिए वो परिवारवाद के बारे में वो जानते नहीं हैं, परिवार की खुशी के बारे में नहीं जानते हैं। तो तब आप लोगों ने सबने मोदी का परिवार आपने अपने वो लिया था, ट्विटर पे लगाया था। तो क्या आप उनके साथ भी काम कर चुके हैं, लालू जी के साथ संसद में आप सब साथ बैठते हैं, तो ये मर्यादा वो क्यों नहीं? मर्यादा तो उन्होंने तोड़ी है। मोदी जी तो पूरे भारत के लोगों को ही अपना परिवार मानते हैं। और हमारे भारत की परंपरा यह रही है, प्रारंभ से हमारे देश के ऋषियों और मनुष्यों ने भारत की सीमा में रहने वाले लोगों को ही अपने परिवार का सदस्य नहीं माना है, बल्कि पूरे विश्व की धरा पर रहने वाले लोगों को अपने परिवार का सदस्य मानते हुए वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दुनिया के किसी देश की धरती से गया है तो केवल और केवल भारत देश की धरती से गया है। जब आपकी पार्टी कांग्रेस मुक्त भारत की बात करती है, एक तरफ कांग्रेस मुक्त भारत, दूसरी तरफ आपकी पार्टी में इतने सारे कांग्रेसी शामिल हो गए हैं कि आपकी पार्टी और कांग्रेस में ज़्यादा फर्क नहीं नज़र आता क्योंकि इतने कांग्रेसी दिखते हैं। देखिए, ऐसा है ना कि जो कांग्रेस में काम कर रहे थे उनको लगने लगा कि जिस उद्देश्य को लेकर कांग्रेस पार्टी बनी थी, अब वैसी कांग्रेस पार्टी नहीं रह गई है। यह कांग्रेस पार्टी है परिवारवादी पार्टी हो गई है। और वह लोग मानने लगे हैं कि इस देश का भला अब इस कांग्रेस पार्टी के रहते नहीं हो पाएगा और इस देश को शिखर तक ले जा सकती है कोई पॉलिटिकल पार्टी तो भारतीय जनता पार्टी है, जो इस देश को एक विकसित भारत के रूप में स्थापित कर सकती है, तो भारतीय जनता पार्टी है। तो स्वाभाविक रूप से लोग हमारी पार्टी में आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि कांग्रेस पार्टी में जो लोग हैं सारे के सारे बुरे लोग हैं, ऐसा भी नहीं है। लेकिन दोनों बातें होती हैं। परिवार पर जो डिपेंडेंसी है उसकी वजह से उनका डाउनफॉल हुआ है, क्या ये आप मानते हैं कि कांग्रेस जो है वो परिवार के आगे देख ही नहीं सकती, क्या इस वजह से? थोड़ी ये कमजोरी तो है, इसे तो सबको स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन चाहे जैसा भी हो, नेतृत्व वही परिवार ही करेगा। लेकिन कांग्रेस के जो दिग्गज नेता है वो कहते हैं जब तक परिवार है तब तक कांग्रेस है, बिना परिवार के कांग्रेस नहीं हो सकती। तो परिवार ही तो कांग्रेस चला रहा है, इसलिए कांग्रेस की हालत ये हो रही है। और कांग्रेस के लोगों को समझ में आने लगा है, इसी कारण बहुत सारे कांग्रेस के दिग्गज भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। उन लोगों ने अपनी तरफ से सुधारने की कोशिश की, नहीं कांग्रेस सुधर पाई तो उनके पास कोई विकल्प शेष नहीं बचा, वो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता उन्होंने स्वीकार की है। मुझे नहीं पता आपने वो वीडियो देखा है कि नहीं, क्योंकि एक वीडियो निकला था जहां पर राहुल गांधी को उनके पार्टी के ही कुछ नेता कह रहे थे, नेता या कार्यकर्ता कह रहे थे कि एक आप ही हैं जो मोदी जी का मुकाबला कर सकते हैं क्योंकि आप ही हैं जो तानाशाही के खिलाफ लड़ सकते हैं। तो लड़ तो रहे हैं। तो लेकिन आप उनमें कोई लीडरशिप क्वालिटी नहीं देखते राहुल गांधी? अब उनके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, सबके बारे में टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। लेकिन हमें तो हम जर्नलिस्ट हों या फिर लोगों को तो लगता है कि बीजेपी रोज आरती उतारती होगी उनकी तस्वीर की कि जब तक राहुल गांधी बने रहेंगे आप लोगों के लिए तो प्रचार भी वही करते हैं। बने रहें, लेकिन देश में हेल्दी डेमोक्रेसी होनी चाहिए, इसके लिए कुछ ना कुछ प्रतिपक्ष की भूमिका निभाने वाले लोग भी तो होने चाहिए ना। लेकिन होंगे कहाँ से? आप सबको तो जेल में डाल रहे हैं, कह रहे हैं। कहाँ जेल में डाल रहे हैं? हम कहाँ? अरविंद केजरीवाल जी जेल में बैठे हैं। अरे मान लीजिए हमने गलत हमारे कारण वो जेल चले गए, तो कोर्ट से उनको रिलीफ क्यों नहीं मिल जाती है? कोर्ट को भी कब्जे में ले लिया है हम लोगों ने। क्या कहना चाहते हैं? प्रतिपक्ष तो वही कह रहा है कि सारी जो संस्थाएं हैं उनको आपने अब तक तो वो निराधार बन गए हैं। ये बोलकर हिम्मत कर लें कि अदालत को भी कब्जे में ले लिया है भारतीय जनता पार्टी ने। ऐसा संभव है? टीएमसी जो है या आम आदमी पार्टी सभी कह रहे हैं
कि आप डरा के रखते हैं ईडी, आईटी, इनकम टैक्स हो मैं जाए कहता हूँ सबको? कि ईडी, आईबी, सीबीआई, ये सब सारे अपने काम सारी एजेंसी जो है कर रही है। भारत को भ्रष्टाचार मुक्त करना है, ये हमारे प्रधानमंत्री का संकल्प है। यदि सारी एजेंसीज काम कर रही हैं, उनको लगता है कि एजेंसीज ने गलत तरीके से उन्हें फंसाया है, निराधार आरोपों के आधार पर उनको फंसाकर जो है जेल में डाला है, तो अदालत में तो उनको अदालत से संरक्षण प्राप्त हो सकता है। राजा जी, क्यों नहीं अदालत से राहत मिल रही है उनको? इतने साल तक, मतलब मिलियंस ऑफ केसेस यदि संजय सिंह की जमानत हो सकती है तो उनकी जमानत क्यों नहीं हो रही है? अरविंद केजरीवाल की? मैंने अरविंद केजरीवाल की है, उसके पहले भी जो लोग भी जेल में बंद हैं, मनीष सिसोदिया वगैरह सबकी मैं कह रहा हूँ, क्यों नहीं हो रही? कविता जी भी जेल में है। कविता जी भी जेल में। तो फिर लड़ेगा कौन आपके खिलाफ? भाई न्यायालय पर भी लगता है उनका विश्वास नहीं रह गया क्या? न्यायालय का जो भी फैसला होगा हमारे खिलाफ होगा, स्वीकार करेंगे हम। इसीलिए तो डर के मारे सभी आपकी पार्टी में आ रहे हैं, क्योंकि अगर आपकी पार्टी में आए तो फिर वॉशिंग मशीन, यही तो सब कह रहे हैं। कोई वॉशिंग मशीन नहीं है। एजेंसी को जो अपना काम करना है, एजेंसी अपना काम करेंगे।